रामास्वामी के जाने के निसफ घंटे बाद तकबीर तिवाड़ी हमारे कानों में जहर घोलता रहा और बिलाखिर इसने इजलास बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। मैं वापस अपने कमरे में आ गया था। दोपहर को लंच के बाद मैं अपने कमरे में काम कर रहा था कि मिस्टर तिवाड़ी मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए। मैं हैरान रह गया। कैप्टन मेहता वो आते ही खुशदिली से बोले, आज लंच के बाद तुम्हारा सिगार पीने को जी चाह रहा था। मैंने जल्दी से सिगार निकाल कर पेश किया। सिगार सुलगाते ही मिस्टर तिवाड़ी ने भुएं ऊपर उठाकर मेरी तरफ देखा, फिर सिगार का कश लगाया और बोले, ये तुमने अच्छा किया जो सिगरेट छोड़कर सिगार शुरू कर दी। मेडिकल बोर्ड का भी ख्याल है कि सिगार ज़्यादा नुकसान नहीं देती। मैंने इसे कुर्सी पेश की मगर वो बोले, बस मैं तो सिगार पीने आया था। और हाँ, तुम्हारी गाड़ी अभी तक गैराज में ही पड़ी है। क्या ख़राबी है इसमें कैप्टन? इसका क्लच ख़राब है सर। वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। कैप्टन, तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं, क्या तुम रात सोए नहीं? मैंने जेब से रुमाल निकाल कर आंखें साफ करते हुए कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आंखों में कल से कुछ सोजिश सी महसूस हो रही है। वो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। इससे पहले मिस्टर टंडन का जो अंजाम हुआ वही अंजाम इसका भी हो सकता था। मैंने दिल में एक ख़तरनाक मगर इंतहाई अहम फैसला किया और कुर्सी पर बैठकर काम में मसरूफ़ हो गया। गाड़ी आज भी मैंने दफ्तर ही में छोड़ने का फ़ैसला किया था। चुनाचा छुट्टी होने के बाद मैं बाहर निकलकर नपे तुले अफसराना अंदाज से सड़क पर चल दिया। इरादा यही था कि आज दफ्तर की गाड़ी के बजाय टैक्सी से घर जाऊंगा। थोड़ी दूर ही गया था कि एक रिक्शा अचानक मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने पलट कर देखा, ड्राइविंग सीट पर खलील था। साहिब, रिक्शा खाली है, इसने खालिश ड्राइवरों के अंदाज में कहा और मैं कोई हुज्जत किए बगैर इसमें बैठ गया। अगले चौक तक वो खामोश ही रहा, लेकिन जो ही मोड़ मुड़ा इसने बोलना शुरू कर दिया। आपकी एक अमानत मेरे पास मौजूद है। शाह जी ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं ये अमानत आप तक पहुंचा दूं। मैंने इससे पूछा कि रात वो वैगन लेकर कहाँ चला गया था। फौजी अस्पताल के अंदर गोलियां चलने लगी तो वहाँ पुलिस और फौज की गाड़ियाँ आ गई थी। चुनाचा मैंने वहाँ से भाग जाने में ही आफियत समझी थी। खलील ने जवाब दिया, शाह जी ने मुझे सब बता दिया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग कामयाबी के साथ वहाँ से निकल आए। शाह जी ने मुझे रक्षा देकर आपकी तरफ भेजा है। उन्होंने ख़ास तौर पर हिदायत की थी कि मैं आपको रक्शे में उठाते वक्त कोई बात न करूं। खलील ने रक्शे में बैठे बैठे कोट की अंदरूनी जेब से रुमाल में लिपटी हुई माइक्रोफिल्म निकाल कर पीछे खिसका दी, जिसे मैंने इसी वक्त काबू में कर लिया। मैंने खुशहाली के बारे में पूछा तो खलील ने कहा, हमारी बहन बिल्कुल ठीक है। शाह जी ने आपके नाम एक और पैगाम भेजा है। और फिर खलील ने जेब से एक तय किया हुआ कागज़ निकाल कर मेरी तरफ पीछे बढ़ा दिया। मैंने इसे भी एहतियात से रख ली। खलील एक आम रिक्शा ड्राइवर की तरह मुझे मेरे बंगले के पास उतार कर और रिक्शे का किराया लेकर चल दिया। अपने बेडरूम में आकर मैंने सबसे पहले जेब से रुमाल में से माइक्रोफिल्म की डिबिया निकाली। सबसे अहम मसला इसे किसी महफूज जगह पर छुपाने का था। फौरी तौर पर इसे बाथरूम की एक जगह छुपा कर रख दिया गया। दूसरी जेब में से भारतीय कैप्टन का ख़त निकाल कर खोली। ख़त अंग्रेज़ी में टाइप किया हुआ था और नीचे किसी का नाम नहीं था। सिर्फ इतना लिखा था, आज रात 1 बजे गैराज में पहुँचो, ये बहुत ज़रूरी है। बहन की तबीयत ख़राब है, इसका वहाँ रहना ठीक नहीं है। मैं समझ गया कि शाह जी खुशहाली को वहाँ से किसी दूसरी जगह पहुँचाना चाहते हैं। अब मसला रात के 1 बजे दोबारा मेरे घर से निकलने का था। मैंने ख़त के पुर्जे पुर्जे करके गटर में बहा दिया। शाम के 5 बज रहे थे। कमला ने चाय मेज़ पर रख दी। मैंने चाय का पहला घूंट लिया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खुला तो 4 पुलिस वाले, एक थानेदार और इनके साथ सीक्रेट सर्विस का शांति कुमार एकदम अंदर आ गए। इसने आते ही प्रणाम किया और किसी कदर घबराई हुई आवाज़ में कहा, सर, हमें किसी ने फ़ोन पर इतला दी है कि इस इलाके में किसी तखरीबकार ने कोई इंतहाई ख़तरनाक बम प्लांट किया हुआ है। आप प्लीज़ बाहर आ जाएं, हम कोठी की तलाशी लेंगे। हमारे पास तलाशी का इजाज़तनामा भी है। वैसे भी सर, ये इलाके का मामला है। एक सिपाही के पास बम डिटेक्टर भी था। इससे पहले कि मैं इन्हें कुछ कहता वो ड्राइंग रूम में घुस आए। एक आदमी डिटेक्टर लेकर मेरे बेडरूम में चला गया। मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। बाथरूम में माइक्रोफिल्म की एल्यूमिनियम की डिबिया टैंकी के नीचे वैसी ही पड़ी थी। इलाके में किसी ने ख़तरनाक बम प्लांट नहीं किया था और न किसी ने पुलिस को फ़ोन पर बम की इतला दी थी। ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा था और इसका मकसद महज मेरे बंगले की तलाशी लेना था। यही वजह थी कि थानेदार और शांति कुमार ने मुझे संभलने का भी मौका नहीं दिया था और इलाके की सेफ्टी की बात करके घर की तलाशी का काम शुरू कर दिया था। तलाशी लेने से शायद इन्हें मेरे हाथ से कुछ न मिलता, लेकिन डिटेक्टर बाथरूम में छुपाई गई एल्यूमिनियम की डिबिया को 1 सेकंड में पकड़ सकता था। और इस डिबिया में चंकिया प्लान की माइक्रोफिल्म थी, जिसके पकड़े जाने का मतलब मेरी मौत और मेरे मिशन की तबाही के सिवा और कुछ नहीं था। एक पल के साथ मेरी समझ में कुछ न आया कि मैं माइक्रोफिल्म को कैसे बचाऊं। फिर फ़ौरन ही बेडरूम की तरफ दौड़ा। ये देखकर मेरे पाँव तले की ज़मीन निकल गई कि एक आदमी डिटेक्टर लिए बाथरूम में घुसा। इसकी दीवारों को चेक कर रहा था। मैं लपक कर ये कहता हुआ बाथरूम में आ गया कि अगर किसी ने बम रखा भी होगा तो वो मेरे बाथरूम में आकर दीवार के अंदर कैसे लगा होगा।
शांति कुमार भी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था। कहने लगा, सर आप इन तखरीबकारों के हथकंडों से शायद वाकिफ़ नहीं हैं। ये लोग ज़्यादातर खालिस्तान की तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने मुतालबे के हक़ में दिल्ली में तोड़ फोड़ करने वाले हैं। इनके आदमी खाकरोबों और घर के मुलाजमों की मदद से बम रखवा देते हैं। हमें ऐसी इतलात मिली हैं सर। वो ये बातें कर रहा था और मैं कमोड की सीट के पास आ गया। पानी की टंकी के पीछे मुझे कागज़ में लिपटी माइक्रोफिल्म की गोल छोटी डिबिया साफ नज़र आ रही थी। अगर मैं इसे उठाकर जेब में रखता तो देखा जा सकता था। मुमकिन था कि चेकिंग के बहाने शांति कुमार मुझसे डिबिया निकलवा लेता। इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र वो ऐसा कर सकता था। मेरे पास सोचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। दीवार और टंकी के दरमियान छोटी सी जगह थी। माइक्रोफिल्म मैंने वहीं रखी हुई थी। इसके बिल्कुल नीचे प्लास्टिक की एक टोकरी पड़ी थी जिसमें टूथपेस्ट की खाली डब्बी, साबन के कवर और दूसरी रद्दी कागज़ वगैरह डाले जाते थे। मुझे और तो कुछ न सूझा, बस गैर महसूस तरीके से मेरी उंगली चली और माइक्रोफिल्म की कागज़ में लिपटी डिबिया को प्लास्टिक की टोकरी में गिरा दिया। शांति कुमार और थानेदार को मैंने बातों में उलझा लिया था। मुझे ख्याल आ गया है कि कल एक साधु मेरे बंगले में आकर बरामदे में धरना मारकर बैठ गया था कि मैं दक्षिणा लिए बिना नहीं जाऊँगा। मैंने इसे बाहर लॉन में गुलाब की झाड़ियों में झुके हुए भी देखा था। मेरा ख्याल है झाड़ियों को चेक करें। इससे मेरा मतलब है इन लोगों को बेडरूम से बाहर निकालना था। मुझे ये ख़तरा भी था कि किचन के एक भी छोटे से बाग के दरख्त के चबूतरे के नीचे मेरा वायरलेस सेट और जहरीले सिगार भी छुपाए हुए हैं। ये लोग अगर इस तरफ चले गए तो वायरलेस सेट डिटेक्ट हो सकता था क्योंकि वो धात का बना हुआ था। लेकिन वो लोग तो ख़ास तौर पर मेरे बेडरूम की तलाशी लेने आए थे। वो मेरी सरकारी हैसियत से भी वाकिफ़ थे। चुनाचा मेरी साधु वाली बात पर वो बेडरूम से बाहर निकल आए। मेरी जान में जान आई। शांति कुमार और थानेदार लॉन में जाने के बजाय ड्राइंग रूम में ही बैठ गए और अपने आदमी को उन्होंने लॉन में गुलाब की झाड़ियाँ चेक करने के लिए भेज दिया। बहरहाल इतना ही बहुत था। कम से कम वो बेडरूम से निकल कर आ गए थे और माइक्रोफिल्म बाथरूम की टोकरी में पड़ी बिल्कुल महफूज थी। अगरचे ख़तरात अभी तक मेरे सर पर मंडला रहे थे इस ख्याल से कि ये लोग मेरे उठकर बाथरूम की तरफ न चले जाएं। मैंने कमला से कहा कि वो चाय ले आए और फिर शांति कुमार और इंस्पेक्टर से खालिस्तान की तहरीक और तखरीबकारों के बारे में बातें करने लगे। सिखों का अगर कोई सियासी मुतालबा है तो इन्हें इंदिरा जी से मुज़ाकरात करने चाहिए। बातचीत से सियासी हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। तखरीबकारी और हंसा से सिवाय भारत वरुष की तबाही के और कुछ हाथ नहीं आएगा। इंस्पेक्टर और शांति कुमार मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहे। मैं देख रहा था कि इनकी मक्कार निगाहें ड्राइंग रूम का बराबर जायज़ा ले रही थी। मेरी नौकरानी कमला की शुरू दिन से ये आदत थी कि जब मैं दफ्तर से वापस आकर बाथरूम में मुंह हाथ धोने के बाद निकल कर ड्राइंग रूम में चाय पीने बैठता तो वो जाकर बाथरूम साफ़ करती और कूड़े करकट वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाकर बाहर ले जाती। जहाँ गेट के पास ही मैंने प्लास्टिक का एक ड्रम रखवा छोड़ा था। वो टोकरी का कूड़ा करकट इस ड्रम में जाकर डाल देती। ठीक 5 बजे कूड़ा करकट उठाने वाली दिल्ली कॉरपोरेशन का ट्रक आता था जो ड्रम में से कूड़ा ट्रक में डाल कर ले जाता था। चुनाचा कमला चाय हमारे सामने रखकर अपनी आदत के मुताबिक बेडरूम में दाखिल हो गई। मेरा दिल धक से रह गया। मैं जानता था कि वो किस लिए बेडरूम में गई है और ऐसा ही हुआ। 10-15 सेकंड बाद कमला नौकरानी बाथरूम वाली प्लास्टिक की टोकरी उठाए मेरे बेडरूम से निकली और ड्राइंग रूम से गुजरती गेट के ड्रम में कूड़ा करकट डालने बाहर चली गई। मैं इसे कूड़ा फेंकने से रोक भी नहीं सकता था। मेरे रोकने से कूड़े की टोकरी को चेक करने का भी इन लोगों को ख्याल आ सकता था कि मैं नौकरानी को कूड़ा बाहर ले जाने के लिए क्यों रोक रहा हूँ। मैंने बातें करते और चाय पीते हुए किनखियों से खिड़की में से बाहर देखा। कमबख्त कमला ने प्लास्टिक की टोकरी का कूड़ा करकट गेट के बाहर रखे हुए ड्रम में उलट दिया था। माइक्रोफिल्म कूड़े के ड्रम में जा चुकी थी। कमला ने टोकरी उल्टाकर कपड़े से पोंछी और मेरे सामने से गुजरते हुए बाथरूम में जाकर रख दी। अब मुझे ये डर भी था कि कहीं ये लोग कूड़े की टोकरी की ही चेकिंग न शुरू कर दी। मैंने कॉर्नर्स पर रखे क्लॉक की तरफ देखा। कॉरपोरेशन के ट्रक के आने में अभी 20-25 मिनट बाकी थे। इससे पहले कि ट्रक आकर ड्रम का कूड़ा डाल कर ले जाए मुझे ड्रम में से माइक्रोफिल्म को निकालना था। लेकिन मैं इंस्पेक्टर पुलिस और शांति कुमार की मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकता था। मैं चाहता था कि अब वो मेरे ड्राइंग रूम से उठकर चले जाएं, मगर वो तो जैसे जम कर बैठे थे। मैंने अपने हकूक़ का इस्तेमाल करते हुए कहा, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है कि आपकी चेकिंग ख़त्म हो चुकी है। शांति कुमार इस दौरान मेरी बात चीज़ों को देखने के बहाने उठकर कारंथ पर रखे भगवान बुद्ध और भगवान शिव की मूर्तियों को उलट पलट कर देख रहा था। मेरी तरफ पलट कर देखते हुए बोला, सर आई एम सॉरी, आपको बड़ी तकलीफ थी। फिर इसने बाहर से अपने आदमी को आवाज़ देकर पूछा कि क्या पोजीशन है। सिपाही डिटेक्टर लेकर अंदर आ गया और बोला, सर वहाँ झाड़ियों में शुरू से आखिर तक देख लिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आखिर वो लोग ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। मैं भी इनके साथ था। शांति कुमार ने मुझसे हाथ मिलाया और एक बार फिर कहा, सर सॉरी, आपको बड़ा कष्ट दिया, मगर इलाके के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के लिए ये भी बहुत ज़रूरी था। नमस्कार। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार का जवाब दिया और खुदा खुदा करके ये वाला टले। शांति कुमार और इंस्पेक्टर अपने आदमियों को लेकर अगली कोठी की तरफ चल दिए। मेरी आंखें इनका बराबर पीछा कर रही थी। वह साथ वाली कोठी के गेट में दाखिल हो गए थे।
सूरत हाल ऐसी हो गई थी कि मैं फौरी तौर पर ड्रम से माइक्रो फिल्म नहीं निकाल सकता था। मुमकिन था कि दूसरी कोठी में से शांति कुमार मेरी हरकत की निगरानी कर रहा हो। मैं अखबार लेकर बरामदे में कुर्सी पर बैठ गया। चेहरा अखबार पर झुका हुआ था, मगर नज़रें कूड़े के ड्रम पर लगी हुई थी, जो मेरे लिए एक ऐसा टाइम बम बन चुका था जो किसी भी वक्त फटकर मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर सकता था। अचानक दूर से मुझे कारपोरेशन के ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। वो कोठियों की दरमियानी गली में दाखिल हो चुका था और कोठियों के आगे रुककर कूड़े के ड्रम उठाए जा रहा था। मैं बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ। अब सोचने का वक्त नहीं था। मुझे हर हालत में ड्रम में से माइक्रो फिल्म की डिबिया को निकालना था। मैंने सिगार सुलगा रखा था। मैं अखबार को कुर्सी पर फेंक कर उठा और सिगार के कश लगाता, बज़ाहिर जैसे फूलों भरी झाड़ियों को देखता और इनसे लुत्फ़ अंदोज होता ड्रम के करीब आ गया। मैंने कारपोरेशन के ट्रक को देखा। वो मेरी साथ वाली पहली कोठी के बाहर आकर रुक गया था और इसके आदमी ड्रम उठाकर ट्रक में उल्टा रहे थे। मुझे तो और कुछ ना सूझा, बस गेट के पास गया और यूं जाहिर किया जैसे मेरा पाँव किसी चीज़ से टकरा कर पिट गया है और मैं अपना तवाज़न बरकरार नहीं रख सका। मैं एक तरफ को झुककर कचरे के ड्रम के साथ इस तरह टकराया कि मेरे साथ ही ड्रम भी नीचे गिर पड़ा। किचन की खिड़की में से कमला नौकरानी मुझे देख रही थी। वो वहीं से चिल्लाई, साहब जी क्या हो गया, मैं आ रही हूँ। मैं गुस्से में आकर उठा और ड्रम को लात मारकर बोला, तुम्हें 1000 बार कहा है कि ड्रम को दीवार के साथ लगा कर रखा करो, मगर तुम्हारी बुद्धि में ये बात कभी नहीं आती। इस अरसे में मैंने माइक्रो फिल्म वाली डिबिया उठा ली, जो ड्रम के गिरते ही लुढ़क कर रतनजो के पौधों के बीच में चली गई थी। इसके साथ ही शांति कुमार की आवाज़ आई, सर चोट तो नहीं लगी? वो बदबख्त यकीनन साथ वाली कोठी की दीवार से लगा मेरी नकलो हरकत को देख रहा था। अल्लाह का शुक्र था कि ज़मीन से उठते ही मैंने माइक्रो फिल्म अपनी पतलून की जेब में रख ली थी, लेकिन शांति कुमार मेरे सर पर खड़ा था। अगरचे इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि मेरी तलाशी लेते, इसके बावजूद मैं महफूज नहीं था। मैंने कपड़े झाड़ते हुए कहा, यह हमारी नौकरानी बड़ी अहमक है, हमेशा कचरे का ड्रम रास्ते में रख देती है। शांति कुमार ने शायद मुझे कूड़े करकट में से कोई चीज़ उठा कर रखते देख लिया था। कहने लगा, कोई बात नहीं सर, नौकरानी को क्षमा कर दें, आप अंदर चल कर कपड़े तब्दील कर लिए, आपकी पतलून पर मिट्टी लग गई है। इस दौरान कारपोरेशन का ट्रक मेरे बंगले के बाहर आकर रुक गया था। 2 आदमी अंदर आकर ड्रम में कूड़ा करकट डालने लगे। मैंने शांति कुमार का शुक्रिया अदा किया और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि वह मेरे पीछे आएगा, मगर जब मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वो वहीं बाग में गेट के पास खड़ा मुझे देख रहा था। इसकी शक्ल से जाहिर हो रहा था कि वो इस तजब्जुब में है कि मेरी तलाशी लेने की जुर्रत करे या न करे। कमला किचन के दरवाजे से निकलकर कूड़े के ड्रम को दीवार के साथ लगा रही थी। मैं ड्राइंग रूम की खिड़की पर गिरे हुए पर्दे के पीछे से शांति को तक रहा था। इस वक्त अगर जुर्रत से काम लेकर इंस्पेक्टर के जरिए मेरी तलाशी ले लेता तो मैं रंगे हाथों पकड़ा जा सकता था। माइक्रो फिल्म मेरी जेब से बरामद हो जाती और शांति कुमार को न सिर्फ इनाम मिलता, बल्कि एक पाकिस्तानी जासूस पकड़वाने और इंतहाई कीमती खुफिया दस्तावेज़ बरामद करवाने के सिले में इसकी तरक्की भी हो जाती। मगर वो हिचकिचाता ही रह गया और ऐन वक्त पर जुर्रत से काम न ले सका। मुझे इस अरसे में मौका मिल गया और मैंने माइक्रो फिल्म ड्राइंग रूम के कालीन का कोना एक तरफ से उठाकर इसके नीचे छुपा दिया। अब मैं सूरत हाल के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने तय कर लिया था कि अब अगर शांतिराम तलाशी के लिए मेरे कमरे में आए तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ख्वाह इस एक आदमी को हलाक करने के लिए मुझे इंस्पेक्टर, इसके सिपाहियों और अपनी नौकरानी को भी क्यों न मौत के घाट उतारना पड़े। लेकिन मैंने देखा कि शांति कुमार कोठी के छोटे से गेट में से बाहर निकल गए। ट्रक वहां से जा चुका था। माइक्रो फिल्म ड्राइंग रूम के कालीन के नीचे भी महफूज नहीं थी। दूसरी कोठी से शांति कुमार हेडक्वार्टर फ़ोन करके बता सकता था कि इन्हें जिस चीज़ की तलाश है वो इस वक्त कैप्टन रामकिशन मेहता यानी मेरी कोठी में मौजूद है। कमला वापस किचन में जा चुकी थी। ड्राइंग रूम में सिवाय मेरे और कोई नहीं था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि माइक्रो फिल्म को कौन सी जगह छुपाऊं कि जहां से वो पुलिस की तलाशी के बावजूद भी बरामद न हो सके। इतना मैं अच्छी तरह से जानता था कि अगर एक बार मेरे बॉस को ये बता दिया गया कि मतलूबा शय मेरे बंगले में मौजूद है तो इसके आदमी फर्श तक उखाड़ डालेंगे। मैं खाली उस जहन साफ होकर बेड पर बैठ गया। अचानक टेलीफोन की घंटी बज उठी। अखबारगी मेरा दिल उछल सा गया। मैंने अपनी सांस दुरुस्त की और फ़ोन उठाकर आहिस्ता से हेलो कहा। दूसरी तरफ से सुजाता की आवाज़ आई, क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ बुझी बुझी सी क्यों है? तुमने आज दिन भर मुझे फ़ोन नहीं किया। मैं बहुत उदास हूँ, बस टैक्सी लेकर तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। ओके। इससे पहले कि मैं सुजाता को कोई जवाब देता इसने फ़ोन बंद कर दिया। दिल ने कहा, सुजाता इस वक्त रहमत का फरिश्ता बनकर आ रही है। तुम माइक्रो फिल्म लेकर इसके साथ यहाँ से निकल सकते हो, फिर होगा जो देखा जाएगा। रिसीवर टेलीफोन पर रखकर मैं तेज़ी से बेडरूम से निकलकर ड्राइंग रूम में आ गया और सिगार सुलगा कर बेचैनी से टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मैं खिड़की के पर्दे के पीछे से बाहर देख लेता कि कहीं इंटेलिजेंस वाले तो नहीं आ गए। कुछ देर बाद गली में टैक्सी के दाखिल होने की आवाज़ आई। मैंने कमला को आवाज़ देकर कहा कि मैं सुजाता के साथ बाहर चाय पीने जा रहा हूँ, दरवाज़ा बंद करे और इसके साथ ही ड्राइंग रूम से निकलकर बरामदे और बाग के पतले से रास्ते से होता हुआ लकड़ी के छोटे गेट पर आ गया जो मेरी कमर तक आता था। टैक्सी गेट के सामने आकर खड़ी होगी।
इसकी पिछली सीट पर सुजाता बैठी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर टैक्सी में घुस गया। सुजाता के कपड़ों से इसके महजूज सेंट की खुशबू आ रही थी। इसने शलवार कमीज़ के ऊपर ब्लू कलर की खुली जर्सी पहन रखी थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से 12 खंबे चलने को कहा और टैक्सी आगे बढ़ गई। सुजाता मेरे साथ लग गई। तुमने आज मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? मैं अगली कोठी में से शांति कुमार को इंस्पेक्टर और दूसरे सिपाहियों के साथ बाहर निकलते देख रहा था। शांति कुमार ने इंस्पेक्टर पुलिस से बातें करते हुए निगाहें उठाकर हमारी टैक्सी की तरफ देखी। टैक्सी ने टर्न किया और गली में से गुजरकर सड़क पर आ गई। मैंने मुस्कुराते हुए सुजाता को अपने करीब कर लिया और आहिस्ता से कहा, दफ्तर में इतना मसरूफ़ था कि सर खुजाने की फुर्सत नहीं थी। वैसे तुम कई बार याद आई। खुली सड़क पर आने के बाद टैक्सी की रफ्तार तेज़ हो गई, मगर मैं अभी तक ख़तरे से बाहर नहीं था, इसलिए कि माइक्रोफिल्म मेरी जेब में थी और शांति कुमार ने मुझे सुजाता के साथ टैक्सी में जाते देख लिया था। वो रास्ते में किसी भी जगह छापा डलवा कर मुझे पकड़ सकता था। ये सब खदशात मेरे पेश नज़र थे। हो सकता था कि शांति कुमार ऐसा न करते, लेकिन मैं खदशात को रद्द नहीं कर सकता था। टैक्सी जब इस चौक में से गुजरी जहाँ से एक सड़क सुजाता की कोठी को जाती थी, तो अचानक एक ख्याल बिजली की तरह मेरे जहन में कूद गया। मैंने टैक्सी ड्राइवर से दाएं जाने मुड़ने को कहा। सुजाता ने मेरी तरफ ताज्जुब से देखा। मैंने इसके कान में कहा, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है। वो परेशान सी हो गई। तुमने क्या खाया था दोपहर को? मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, ज़रा सी तकलीफ़ है, ठीक हो जाएगी। टैक्सी मैं लेकर सुजाता की कोठी के सामने रुकवाई और इसे साल लिए उतर पड़ा और आमने में माता जी मिल गई। मैंने प्रणाम किया और राहदारी से होता हुआ सुजाता के बेडरूम में आ गया। मुझे इस कोठी में कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सुजाता के कमरे में घंटों इसके बिस्तर पर लेटा रहता था। सुजाता ने कहा, मैं ड्राइंग रूम में हूँ, तुम्हारे लिए नौकर भेजकर गोलियां मंगवाती हूँ। मैंने कोई जवाब न दिया और सुजाता के बेडरूम में आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके कमरे का जायजा लिया। पलंग पर गर्म कंबल और लिहाफ एक तरफ पड़ा था। सिंगार मेज़ पर कॉस्मेटिक्स के सामान की भरमार थी। मैंने इसके कपड़ों की अलमारी खोली। लंबे हैंगर के साथ सुजाता की साड़ियाँ, कोट, जर्सियाँ लटकी हुई थी। नीचे कोने में इसकी रंग बिरंग सैंडलें और गुरगाबियाँ पड़ी थी। ये जगह बिल्कुल महफूज थी। मैं यहाँ किसी भी जगह माइक्रोफिल्म छुपा कर रख सकता था। थोड़ी देर की बात थी, वापस आकर निकाल सकता था, या फिर दूसरे रोज़ सुजाता से मिलने आऊँगा तो फिल्म निकाल कर ले जाऊँगा। तब तक मैं इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मौजूद जगह तलाश कर चुका हूँगा। सुजाता का एक भूरे रंग का लंबा रेन कोट लटका हुआ मुझे नजर आया। इसके साथ ही सुजाता का ट्वीट का एक लेडी हाफ कोट लटक रहा था। सुजाता ये कोट सर्दियों में साड़ी के ऊपर पहना करती थी। मैंने जेब से माइक्रोफिल्म निकाली और लेडीज़ कोट की अंदरूनी जेब में छुपा कर रख दी। एक बोझ मेरे सीने से उतर गया था। फिर मैंने बाथरूम में जाकर कंघी से बाल संवारे, रुमाल निकालकर मुंह साफ किया और यूं ही फ्लैश चला दिया ताकि पानी के गिरने की आवाज़ चली जाए। मैं रुमाल जेब में रखकर बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। सुजाता ड्राइंग रूम में से उठकर मेरी तरफ बढ़ी। क्या हाल है डार्लिंग? अब तो दर्द नहीं हो रहा है। मैंने दवाई के लिए नंदू को भेजा है, बस एक टैबलेट खा लेना, दर्द ठीक हो जाएगा। चिंता क्यों करती हो सुजाता? बस मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। चलो चलकर गर्मा गर्म चाय पीते हैं। सुजाता खुश हो गई। इसकी माता जी ने कहा वो चूरन ला कर देती हैं। मैं सुजाता का बाजू थाम कर ये कहता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर ले गया। माता जी ये यूं ही परेशान हो जाती है, मैं ठीक हूँ। मैं वाकई पहले से 100% ठीक और मुतमईन हो गया था। माइक्रोफिल्म को मैंने महफूज जगह पर छुपा दिया था। मैं सुजाता के साथ टैक्सी में खुलकर बैठ गया और हंस हंस कर इससे बातें करने लगा। टैक्सी एक बार फिर 12 खंबे की तरफ रवाना हो गई। रेस्टोरेंट का माहौल इतना रोमान परवर था कि सुजाता को सिवाय रोमान के कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो प्यार मोहब्बत की बातों में मसरूफ़ थी और मैं आइंदा हिकमत अमली तरतीब दे रहा था। चुनाचा मैंने बातों बातों में इसे बताया कि मैं आज रात पतली खिचड़ी खाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा पेट पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंधे को क्या चाहिए था? सुजाता ने फ़ौरन कहा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथ से खिचड़ी बना कर दूँगी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।